बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज बॉम्बे टॉकीज में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेत्री, गायिका, मॉडल और फिल्म निर्माता पूनम झांवर से। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होंठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत
जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत मैं देखूं बार बार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। दोस्तों, ये गीत आपने सुना, ये लाइनें आपने सुनी, जैसे कि ये बोल हैं इसके, न कजरे की धार न मोतियों का हार। जी हाँ, ये एक खूबसूरती को बयां करती हुई ये पंक्तियां, और वैसी ही खूबसूरत वो हीरोइन। याद है आपको? हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल याद होगा। जी हाँ, वो बड़ी भला की खूबसूरत हीरोइन यानी कि पूनम झावर जी हमने स्टूडियो में बुलाया बॉम्बे टॉकीज में, और उन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया, और खास तौर से इस गाने में जो सुनील शेट्टी के साथ इन्होंने किया, उस समय क्या इनकी भावनाएं थी, वो सब तमाम गपशप हम करेंगे। तो सबसे पहले पूनम जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो बस बाद में भी आपने फिल्में भी बनाई, आपने मॉडलिंग की, गाना आप गाती हैं, मतलब बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं आप। थैंक यू। तो शुरुआत में सबसे पहला गाना आपका यही है जो हमारे दर्शकों ने देखा, हमारे श्रोताओं ने सुना। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ऐसा था कि ये फिल्म बाय चांस मुझे मिल गई। मैंने एक गरवारे के लिए ऐड किया था छोटा सा, तो वो ऐड राजीव राज ने देखा, और उसी वक्त मैंने कुछ फोटो शूट किया था। जेपी सिंगल जी बहुत बड़े फोटोग्राफर थे हमारे इंडस्ट्री के, अभी फिलहाल नहीं रहे। उनके साथ तो जब वो फोटोग्राफ्स उन्होंने किए, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट साड़ी में वो शूट हुआ था, तो वो देखने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्ट्रेसों के टेस्ट लिए थे, लेकिन वो देखने के बाद उन्होंने फाइनल मुझे ही किया। और उसमें बहुत बड़ी बात है कि ये गाने को लेके मैं आपको एक बात बताऊं, जरूर, कि ये गाना जो है इंदिवर साहब ने नूतन जी के लिए लिखा था। ओहो। तो सोचा था कि ये ना कजरे की धार में नूतन को कहूंगा, लेकिन कभी कोई फिल्म ऐसी बनी ही नहीं कि वो गाना उनके ऊपर फिल्माया जाता, तो वो गाना पड़े रह गया। फिर जब वक्त आया, जब मोहरा के लिए विज्जू भाई ने बोला कि ऐसा कोई गाना हो यार जो इस पर्सनालिटी को सूट करे, तो इंदिवर साहब का वो गाना फिर उठाया गया और उसको अलग से नई धुन दे करके उस गाने को बनाया गया। क्या बात। बहुत बड़ी बात है कि बोल इंदिवर जी ने लिखे हों, जिस मैं अपनी जिंदगी में कभी कहाँ वो सोच सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल। और जो बनाया गया हो नूतन जी के लिए, वो आपके ऊपर पिक्चराइज किया जाए, कितनी बड़ी बात है। वाह वाह, मैं तो इतनी बड़ी फैन नूतन जी की, जिंदगी में सोचा ही नहीं है। जी हाँ, ये बात है। और तमाम हमारे श्रोता हैं उनके फैन, वो शख्सियत ही ऐसी। जी जी बिल्कुल है। लेकिन चलिए, ये भी बात है कि वो गाना आपके ऊपर भी उतना ही सूट किया जैसे कि उसके बोल हैं। जी। और उसके बाद चलिए मिल गया आपको। जी। तो ये किस्सा सुनने के बाद आपने जब पिक्चराइज किया, यानी जब आपके पास शूट हुआ, तब आपको क्या महसूस हो रहा था, या क्या भावनाएं थी आपकी? जब मुझे फिल्म मिल गई तब भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आई वाज जस्ट 16। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को कैसे संभालूं, कैसे क्रिएट करूं। आज के बच्चे तो सब पहले सीख साख के आते हैं कि क्या करना है, कैसे होना है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो फिल्म का ग्रेजुअली शूट हुआ, ऑब्वियसली वो बहुत सी कहानियां हैं कि बाद में उसे पास्ट में दिखा दिया गया सुनील शेट्टी की, क्योंकि वो फिल्म की स्टोरी उन्होंने चेंज कर दी कि रनिंग में दिखाने की जगह सुनील शेट्टी का पास्ट दिखा के और हमें आगे ले लिया। तो बहुत सारे सीन विन कट गए। ठीक है, वो आज भी मतलब एक माइलस्टोन है मेरे लिए कि लोगों को बताना नहीं पड़े, सिर्फ ना कजरे की वाली लड़की बोल दो, उतना काफी हो जाता है। तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि तकदीर ने कभी एक ऐसी चीज दी है जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो ना कजरे की धार वाली जो लड़की है, जो उस समय 16 साल की थी, तो वो अचानक कैसे आ गई इस लाइन में? जो आपने कहा अचानक मिल गया, तो पहले से कुछ सोचा होगा या कैसे? नहीं, मेरी मदर एक राइटर पोएटस हैं और मैं सीधी सी सिंपल सी अपनी पढ़ाई में थी, और हाँ, मुझे एड फिल्म्स वगैरह करने का शौक था। तो मैं थोड़ा सा सप्ताह में ऑलमोस्ट लाइक 5 दिन 4 दिन बहुत बिजी रहती थी। वो उस समय तो प्रिंट शूट बहुत ज्यादा होते थे,
तो वही सब हम करते रहते थे। फिर धीरे धीरे करते करते मतलब आप मॉडलिंग करती थी? मैं मॉडलिंग करती थी, वो भी स्टिल के लिए? वो भी स्टिल्स फोटोग्राफी, क्योंकि उस वक्त वही बहुत ज्यादा चलता था। उसके लिए कैटलॉग्स बहुत बनते थे, साड़ी के कैटलॉग, सूट के कैटलॉग। उसी कैटलॉग की शूट करते वक्त ही मेरी मुलाकात हुई थी जेपी सिंघल जी के बेटे से। और फिर वहां से जेपी सिंघल जी ने मेरे फोटो शूट किया। तो ऐसे ही करते करते वो मुझे फिल्म मिली और समझ में नहीं आया कि उस समय मुझे साड़ी पहना के शूट किया गया था। लेकिन अब लगता है कि साड़ी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा। शुरुआत वहां से हुई और अब मुझे खुद पसंद है साड़ी पहनना। क्या बात है जी। यानी कि जिस समय आपने सोचा नहीं था उस समय आपने उसे धारण किया और अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। वैसे परिधान ही ऐसा है। अरे बहुत, मुझे तो साड़ी सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी। जी। चलिए, जब फेवरेट की बात आती है और आपने अपनी माता जी का जिक्र किया कि वो कवयित्री हैं, तो आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से हैं मूल रूप से? मूल रूप से हम लोग राजस्थान से हैं, आम मारवाड़ी। और मेरे पेरेंट्स, मदर तो आपने बोला ही जैसे राइटर हैं, डैडी मेरे बिजनेसमैन हैं। वो राजस्थान से जब यहाँ शिफ्ट हो गए मुंबई में, तो हमारी पैदाइश मुंबई में हुई। अच्छा। तो मैं एक महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। यहाँ पैदा हुई? यहाँ ही पैदा हुई हूँ, बट कास्ट से मैं मारवाड़ी हैं जी। चलिए, जब इतनी बात चली कि यहाँ आपका जन्म हुआ तो जन्म तिथि बता देंगे तो ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे और हमारे श्रोता कहीं इधर उधर न भटके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से आपकी जन्म तारीख कई होंगी मेरे ख्याल से, तो सही वाली हम पूनम जी से जानते हैं ना। तो सिर्फ तारीख बताऊंगी मैं। हाँ। अच्छा, ऐसा? 14 अगस्त। आप मुझे विश कर सकते हैं मेरे सोशल हैंडल पे 14 अगस्त के दिन। अब मैं यही मत पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको हिंट तो दे दिया कि मैं मोहरा में 16 साल की थी। जिसे गिनना है वो गिन ले। ये सही है। और हमारे दोस्त लोग जो हैं, जो श्रोता हैं, जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो अब तक जोड़ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आई वुड लव टू, ऑफ कोर्स, कि उनको पता हो। जी। और क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ये बड़े फक्र की बात है जी। और ऐसे लोगों को तो बकायदा दमखम से बताना चाहिए कि मैं सिर्फ 16 साल की थी और सुनील शेट्टी के साथ। हाँ, मतलब, और हमें भी खुशी होती है कि उस समय सुनील शेट्टी के संग जब आपने शुरू किया शूट करना, तो कैसे आपने एडजस्ट किया, कैसे अपने आप को कहीं तो कंफर्टेबल कैसे महसूस कराया, उसकी तैयारी क्या की? देखिए, उस वक्त आई थिंक फिल्म में सिर्फ मैं थी जो नई थी जी। बाकी सब ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में करके आए थे, चाहे वो रवीना हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे सुनील हो, चाहे परेश जी हो। बट मुझे ये रियलाइज कभी हुआ ही नहीं कि मैं नई हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे मन में एक्टिंग थी ऑलरेडी ना। मैंने उस वक्त कोई क्लास की थी, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। जैसे दोस्त की तरह हम लोग जाते और शूट करते और हो जाता। इट वॉजंट वेरी ट्रॉमा फॉर मी कि अरे मुझे शूटिंग करनी है, किसके साथ करनी है, नथिंग। आई वॉज नेवर इम्प्रेस विद एनीवन इन दैट कि मैं वो डर जाऊं उनसे कि अरे इनके साथ मुझे काम करना है। मुझे लगता था कि मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, मैं भी वही हूँ। दैट वॉज द कॉन्फिडेंस। ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी है जी। कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी, ना कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। 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 जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला
शीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली, जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में पूनम झावा जी से। चलिए, लेकिन फिर भी जब पूरा गाना शूट हुआ तो क्या क्या हुआ, घटनाएं और क्या क्या यादगार अरे वाह, लम्हे थे? जब आप गाना देखेंगे ना तो जी। एक्चुअली वो गाने की जब डेट फिक्स हुई थी तब मैं ठीक थी, लेकिन वो शिफ्ट होके अनदर डेट फिक्स हुआ कि अब हम वहाँ उस गाने के लिए जाएंगे, तब मैं काफी बीमार थी। अच्छा। तो ये गाने की शूटिंग तब हुई थी जब मैं फीवर में थी, ओहो। और मुझे वॉमिट्स भी बहुत हो रहे थे, लेकिन अब शूट है और हम तो नए हैं, हमारी क्या औकात कि हम बोल दे भाई शूटिंग कैंसिल करो। तो शूट किया कैसे भी, एक जगह बहुत सारा ऑरेंज सूट में जहाँ पे मैं, वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ के अंदर से भी हमको जी। खड़े होना था, और उसमें से सुनील शेट्टी मुझे उठाते हैं, जी। तो वो सब भी है। ठंडा पानी था, मतलब ऐसा मुझे लगा कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, और ड्रीम करते करते देखते देखते फिल्म की शूटिंग करते खत्म कर लिया। लेकिन मजेदार रहा, और एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही प्यारा था। मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपने को जी रही हूँ, जी। और आज भी मुझे वो सपना ही लगता है। क्या बात है। सच्ची बताऊं, सच्ची में ये बात सच बात है कि आपने उस समय किया और उसके बाद भी अभी भी वो सचमुच यादगार बन गया, तो जाहिर है कि वो सपने जैसा ही लगेगा। नहीं, उस फिल्म से देखिए बहुत बड़ी बात ये है कि वो मेरे लिए यादगार मेरा गाना है। और आपको एग्जांपल दूं कि सुनील शेट्टी जब आते हैं तो उनके भी 50 गानों को छोड़ के सिर्फ ना कजरे की धार ही बजता है जी। और रवीना टंडन भी हजारों फिल्में कर होंगी, लेकिन उनके लिए भी तू चीज बड़ी मस्त मस्ती बजता जी है। हाँ, तो बिल्कुल। मोहरा इज अ प्राइम फिल्म फॉर एवरीवन। जी, बिल्कुल सही कहा जी। आपने, क्योंकि वो पहचान है। जैसे ही तू चीज बड़ी है मस्त मस्त आता है, तो बस रवीना टंडन या रवीना टंडन जी का जब नाम आता है तो तू चीज बड़ी है मस्त बस मस्त बस आता है। that's बिल्कुल what. सही बात है, Yes. पर्याय बन चुके हैं। और इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए वो यादगार और मील का जी। पत्थर साबित हो गई वो जी। फिल्म, वो गीत, और खासतौर से आपके लिए भी। जी। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद आप कैसे इस दुनिया में आगे बढ़ी? उसके बाद थोड़ा बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली फिल्म में साड़ी पहनी और घरेलू लड़की का रोल किया, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो फिल्म का नहीं था, कोई मैंने प्रॉपरली शिक्षा दीक्षा नहीं ली थी फिल्म जी। लाइन की, और सेक्रेटरीज भी मतलब उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, तो मुझे लगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। जी। फिल्म तो मिल गई, आगे क्या, और पढ़ाई भी चल रही थी। तो फिर धीरे धीरे अब जो भी मेरे पास आए तो वो ये साड़ी पहन लो, ये बीबी बन जाओ, ये भाभी बन जाओ, ये साड़ी वाला रोल कर लो। तो मैंने कहा यार अब ये एज थोड़ी, एक में साड़ी पहन ली तो क्या पूरी फिल्मों में साड़ी ही पहनूंगी मैं? तो एंड मैं ना बोल देती थी। तो यहाँ की इंडस्ट्री में गॉसिप्स बहुत चलते हैं, तो उन्होंने जब मेरी ना को इस तरह से घुमा घुमा के लोगों में फैलाया कि आई एम वेरी एरोगेंट, आई डोंट वांट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है, मुझे एटीट्यूड है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने फिल्मों को ना बोला, और फिल्म वालों ने मेरे को एटीट्यूड सोच के साइड में कर दिया। अच्छा। बट डजंट मैटर, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने क्यों? उसके बाद नहीं, इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं मुंबई से ही थी,
मेरे परिवार में मुझे रहने खाने की सुविधा थी। बाहर से होते तो स्ट्रगलर होता है, तो आदमी जी। को लगता है कि भाई मुझे तो कमाना भी है और खाना भी तो है, कुछ भी कर लो। तो कुछ भी करना ही पड़ता है, वो मजबूरी भी होती है आदमी की। फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने साउथ की 2 फिल्में करी। तकदीर से मैंने जितनी भी फिल्में की, अगर आप उठाएंगे एक, हर फिल्म सुपर हिट हुई है जो हाँ, भी मैंने किया जी। है। साउथ में किया हो चाहे मैंने हिंदी में किया हो, अच्छा। वो हिट तो रही ही है। हम्म। तो बस उस वक्त फिर मुझे पसंद नहीं आया उस तरह के रोल करना, ये वो। फिर क्या बताऊं, थोड़े से मेरे एक्टर्स के साथ भी अनबन रही, तो रीजन अपने अपने होते हैं। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे कि ये कॉम्प्रोमाइज करना या जैसे हाँ कर देना, क्या करना क्या चाहिए? नहीं, कॉम्प्रोमाइज देखिए बहुत अलग लेवल की बात हो जाती है। मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज की बात ये थी जी। कि मैं कोई भी रोल दे रहे वो ले लूं, जैसा बोल रहे वैसा कर लूं, सबको जाके हाथ पैर पकड़ू, जी मुझे रोल दे दो, तो वो मुझसे नहीं हुआ। और मैंने अपने एक्टर्स की भी चमचारी नहीं करी, जी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप झुकते जाएंगे तो दुनिया आपको उतना ही झुकाती चलेगी। जी। ठीक है, मैंने वक्त गवाया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे नहीं करना था, मुझे भी करना था, लेकिन मुझे अच्छा कुछ करना था। वो अच्छा कुछ मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं किया। अच्छा। ये सवाल मेरे साथ रहा। क्या बात है। तो अपना अपना तरीका है लाइफ जीने का। तो ये है पूनम जी का तरीका लाइफ जीने का। लेकिन पूनम जी ने उसके साथ साथ और क्या किया? आप तो गीत भी गाती हैं। हाँ। और फिर आपने फिल्म भी बनाई, उस पर हम जी, आएंगे। जी। लेकिन गीत गाने पर लग रहा है कि गीत आपसे 1-2 लाइन सुन ली जाए तो ज्यादा अच्छा जरूर, रहेगा, जरूर। है ना? मेरी ही फिल्म का सुना देती हूँ। जरूर, स्वागत है। 2 लाइन वैसे तो। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तो ये जो यात्रा आपकी चलती रही, जी। उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद देखिए मैंने 2 साउथ, हाँ, वो मैंने आपने एक बताया। मलयालम करी, मैंने एक कन्नड़ा करी और मैंने एक उड़िया फिल्म की। उड़िया फिल्म में मैंने 3 रोल जिए। अच्छा, उड़िया फिल्म भी किया हाँ आपने? जी, मैंने 3 रोल उसमें किए थे, एक डाकू का, एक बंजारन का, एक नॉर्मल लड़की। अच्छा। मेरी लाइफ में 3 कैरेक्टर्स इन 1 फिल्म, वो एक ही फिल्म रही है। अच्छा। और ये सारी फिल्में हिट रही हैं। हाँ। उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली जो नए बंदे के साथ थी, लेकिन वो फिल्म के गाने इतने अट्रैक्टिव थे कि वो फिल्म मैंने एक्सेप्ट करी वो टाइम पे। उसका नाम था जियाला। अच्छा, जियाला। जिसमें जगजीत सिंह जी का बहुत ही सुंदर गाना था जो वहाँ पे उन्होंने यूज किया था, कल 14वीं की रात थी, सब बर रहा चर्चा तेरा। चर्चा तेरा। तो ये बहुत, यहाँ से फिर वापस मेरा लिफ्टिंग हुआ और फिर यहाँ से मैंने 1-2 फिल्में करी और फिर अपनी एल्बम्स करी। जी। और सबसे पहली एल्बम जो मैंने करी वो केन घोष जी के साथ थी और गीता माँ उसका कोरियोग्राफर थी। और जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं अली हैदर, उनका भी पहला एल्बम था और हम लोगों ने महाबलेश्वर में उसको शूट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो मेरी आंखों के सामने है हो और रहा है। हम शूट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। इतना जीवंत वो समा था मेरे लिए। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि गीता माँ ने कोरियोग्राफ किया था, जी। अली हैदर ने गाया था, जी, एक्ट भी किया था अली हैदर एक्ट ने। भी किया था, और आप थी उसमें। मैं थी उसमें। उसका नाम है चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा उतरा है दिल में, आया है मेरे पास, ऐसे करके बहुत सुंदर सॉन्ग। क्या बात है जी। और ये सबका पहला एल्बम था? हम सबका पहला एल्बम था ये। मतलब एज अ कोरियोग्राफर गीता माँ का? यस। आपका? अली गीता माँ ने हैदर? बहुत फिल्में की होंगी, लेकिन हम जी, एल्बम की बात कर रहे पहला थे। एल्बम था सबका। वाह जी। और उसके बाद फिर आपने प्रोडक्शन किया। जी। ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन इससे पहले हम सुन लेते हैं कल 14वीं की रात थी। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। हम
मंजूर था पर्दा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या चमचम चमकती रात थी, खुशियों की एक बरसात थी। दिल से दिल मिलने लगे, होठों पे गुल खिलने लगे। दिल को लगी थी जोस्तजू, ओ जिंदगी में तू ही तू। एक फैसला ये कर दिया, सौदा वफा का बस कर लिया। एक फैसला ये कर दिया, सौदा वफा का बस कर लिया। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। चांदनी वो रात थी, अब क्या कहे क्या बात थी। कहना था तुझसे प्यार है, करना यही इकरार है। हम मुद्दतों सोचा किए तड़पा किए। तू चाहिए बस कह दिया, ये कह दिया, मुँह सी लिया। जियाला फिल्म का ये गीत हमने सुना। दोस्तों, हमारे साथ इस समय है पूनम झावर जी। ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, मॉडलिंग की, एक्टिंग की, गाना गाती हैं, एल्बम बहुत सारे निकाले हैं और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि फिल्म भी बनाई है। तो अब आते हैं फिल्म बनाने पर। पूनम झावर जी, आज बॉम्बे टॉकीज़ में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आप मेहमान हैं हमारी। जी जी। तो ये जो फिल्म आपने बनाई, ये अचानक से कैसे आपने सोचा कि चलो फिल्म बनाते हैं? मतलब मुश्किल काम है। देखिए, मेरे साथ हर चीज अचानक से ही हुई है। तो जब मैंने अपना जो समय जो गवाया, मैंने अपना बहुत सारा समय, वो मुझे लगता है कि मैंने गवाया, लेकिन मुझे लगता है कि गवाया तो ठीक है, बेकार चीजें भी नहीं की। तो उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने एल्बम्स बनाई। उस समय एल्बम्स बड़ी हिट थी, तो कम से कम 10 एल्बम मैंने बनाए होंगे। उसमें मैंने कुछ में मैंने गाए, कुछ में किसी और ने गाए, और सारे अच्छे हिट रहे वो एल्बम्स। आज भी यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिलेंगे।
उसके बाद जब मुझे ये इच्छा हुआ कि मैंने कहा यार हम बिकॉज बिजनेस खानदान से तो लगा कि कुछ ना कुछ अपने को खुद करना चाहिए जी। तो मैंने प्रोडक्शन का सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा भयंकर प्रोडक्शन मैं कर लूंगी और मैं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ शुरुआत कर दी। अब शुरुआत क्या हो गया कि उस वक्त 2004 में हमने जब ये फिल्म बनाई जी। तो उस वक्त की सबसे बड़ी बजट की फिल्म थी। तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी कि ये लड़की ये फिल्म बनाएगी, क्योंकि आई वॉज द मोस्ट यंगेस्ट फीमेल प्रोड्यूसर। तो आप उस समय आपकी उम्र क्या थी? अब आप गिन लीजिए ना। भाई एक कैलकुलेटर लेकर दोस्तों में बैठी हूँ। देखो भाई, और भाइयों और गिनती रहूंगी। बहनों, आप मेरी कैलकुलेशन करते जाइएगा, बस मैं इतना बताऊंगी आपको कि यंगेस्ट थी आप। चलिए ठीक है। यंगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द तो इतनी सी उम्र में जब आपने बनाया, और वो भी फिल्म थी आँच। जी, इसका नाम था आँच, और उस समय यूपी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। तो इसकी सबसे बड़ी बात, मैं शुरुआत कहाँ से हुई वो आपको बताती हूँ। जब हमने सोचा कि ये सब्जेक्ट, जब मैंने देखा, मेरे डायरेक्टर ने आके, राइटर ने बाद में, मतलब किस तरह से वो हुआ फाइनल, जब राइटर और डायरेक्टर हम बैठे तो उन्होंने कहा कि ये कहानी बनाएंगे। और इतना कैनवास उसका बड़ा था जी। तो हमने कहा यार ये कैसे बनेगा, इतना सारा हजारों का क्राउड, ये क्राउड वो क्राउड। आज देखिए आपको जब यूपी की न्यूज दिखाते हैं, जो गाने बजते हैं, रिलेवेंट जो गाने हैं, जो बाजे के साथ वो बनाते, वही हमने उस वक्त भी दिया है उसमें। आल्हा भी आपने गवाया। आल्हा भी हमने गवाया था उसमें। तो उसकी शुरुआत हमने कहा चलो करते हैं। अब दो बड़े भयंकर कैरेक्टर जी। कि नाना वाला कैरेक्टर और परेशी वाला कैरेक्टर। अब हम परेश जी तो हमारी पहचान थी, हमने उनसे बात किया और कहा कि परेश जी हम चाहेंगे आप ये करें। तो उन्होंने रोल सुन के तुरंत हाँ बोल दी। बाकी बहुत सारे नए एक्टर थे, वो उस पर हम अभी आते हैं जी। तो शुरुआत हुई अब नाना वाले कैरेक्टर में। तो नाना के अलावा कोई जमे ही नहीं उसमें। तो हमने बोला कि यार कैसे करेंगे। मैं बोला चलो नाना से बात करते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम गए नाना से बात करने के लिए। हम कहा नाना जी ये फिल्म है और हम चाहते हैं कि कास्ट करें हम आपको। हंसने लगे वो, बोलते हैं अच्छा यहाँ भी देखिए फीमेल कैसे कैसे सुनने पड़ते हैं। हाँ। तो मैंने कहा हाँ नाना जी मैं प्रोड्यूस करूंगी। अच्छा तो प्रोड्यूस करेगी? सोचना पड़ेगा। मैंने कहा नाना जी मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोड्यूस करूंगी फिल्म, आप हाँ तो बोले। हाँ। मतलब उनको विश्वास नहीं था कि आप बना सकती हैं फिल्म। जी जी बिल्कुल। मतलब ये चाहती हूँ मैं लोगों को समझाना कि औरत को इतना कमजोर ना समझें। वो जब अपनी पे आती है तो वो हर काम कर लेती है जी। क्योंकि हमें मजबूती दी है भगवान ने। हम कमजोर बने रहते हैं फैमिली माहौल में, बच्चों को लेके, पति को लेके, हम इज्जत के लिए कमजोर होते हैं। जैसी जरूरत होती है, जो भूमिका रहती है हम उसको निभाते हैं, हम कर सकते हैं जी। तो मैंने कहा देखो नाना जी मुझे फिल्म करनी है और आपके साथ करनी है। तो बोले अच्छा। कहानी वानी सुनी, उनको पसंद आ गया। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। तब गणपति आए थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे बोला एक काम कर, गणपति उनके घर में बहुत अच्छे से पूजा वूजा होती है जी। तो मुझे बुलाया गया कि आप आइए उस दिन साइनिंग लेकर के। तो आप बिलीव ना करें, नाना जी का उस वक्त प्राइस बहुत ही कम था जी। नाना जी को मुझे ना बोलना था। तो नाना जी ने क्या किया, मुझे अपनी प्राइस इतनी बड़ी बोल दी कि उस पे कोई भी नाम बोल के चले जाता जी। उस वक्त का 3 गुना। अब मैं जिद में थी कि मुझे तो फिल्म बनानी है, अब मैंने तो कदम बाहर निकाल दिया है, तब मुझे काम करना ही करना है जी। मैं 1 लाख रुपए का चेक लेके उनके पास चलेगी, पहली किस्त। अच्छा। हाँ जी। गणपति पे गए, मैंने उनको दिया, गणपति पे रख दिया। मैंने कहा ये नाना जी आपका ये हो गया, आप डाल लीजिए बैंक में और जब चेक हो जाए तो आप साइन कर लीजिए पेपर। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां भी वो हंसते रहे और उन्होंने 10 दिन तक चेक नहीं डाला। मैंने पूछा नाना जी आपने चेक क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमें अकाउंटिंग करना था कि भी इनके पैसे अलग रखें और बाकी लोगों को बांटना है वगैरह, जो डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, करना बचेंगे उस हिसाब से, बजट उस हिसाब से पता चलेगा। बनेगा। जी जी। तो आप बिलीव कीजिए नाना जी ने 15 दिन बाद मुझे फिर फोन किया, भाई मैं डाल दूं चेक? अच्छा। मैंने कहा नाना जी हद हो गई यार, आप कर लीजिए ये काम। तब जाके उन्होंने चेक डाला और चेक डालने के बाद जब चेक कैश हो गया तो उनको लगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ जी। फिर जब हम सब बैठे और फिर किस तरह से पूरी फिल्म की राइटिंग के हिसाब से चेंजेस हुआ, किस तरह हम लोगों ने वो फिल्म बनाई, वो एक अलग बात हो जाती है। ये तो मतलब के आसिफ जी जैसी वाली बात हो गई ना। हाँ, जैसे उनसे उन्होंने कहा था ना गायक ने कि भाई हम ज्यादा पैसे मांगेंगे तो ये रिफ्यूज करके चले जाएंगे, लेकिन आसिफ जी ने कहा कि नहीं, दिया है ना जी। यही तो कुछ वैसे ही आपने भी कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि करना था। मैंने कहा जिद है यार, कमाल है। वाह। एक तरह से कहना चाहिए, पहले तो हम आपको बधाई दें पूनम जी की, आपने इस तरीके का जज्बा दिखाया और वो अपनी मजबूती को आपने बनाए रखा, अपना हौसला बनाए रखा। थैंक यू। तो जाहिर है कि फिर आप इस मकाम पर पहुंच ही जाते हैं दोस्तों की, जिस तरह से आपने दिखाया। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, पैसे लगाए आपने फिर जी। पैसे लगाए, कहानी आगे बढ़ी। अगेन इस फिल्म से मैंने इंडस्ट्री को बहुत सारे एक्टर दिए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने दिए क्योंकि मैंने वो फिल्म बनाई और यूपी की बहुत बड़ी फिल्म थी। यूपी के बहुत सारे एक्टर्स
उस वक्त नए थे जब मेरे साथ काम किया, और उसके बाद आज वो बड़े बड़े रोल कर रहे हैं। जी। और मेरे जो राइटर थे वो आज बहुत बड़ी राइटर बन चुके हैं, मेरे डायरेक्टर बड़ी बड़ी सीरियल्स कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगेन मैंने एक बहुत सक्सेसफुल काम किया, फिल्म बना के रिलीज करी, अगेन मैंने फिल्म रिलीज करी जी कि ये नहीं हो कि फिल्म डब्बे में जाने दूंगी। जी। और इस फिल्म के एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे भी रहे तो बहुत भयानक भी रहे। बहुत सारी चीजें एक कम उम्र में एक लड़की होके मैंने झेली थी, और मैं अब ये कह सकती हूँ कि इस फिल्म के बाद मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि अगर मुझे 2 फिल्म 3 फिल्म भी एक फ्लोर पे हो, मैं उन तीनों को संभाल सकती हूँ। संभाल सकती हूँ। वैसे भी ये बात सही है, बहुत सारे दोस्तों ने हमारे नहीं देखी होगी ये फिल्म। आज इतनी बड़ी कास्ट थी, जैसे कि अब उनके बेटे 4 बेटे, फिर उतनी भीड़, जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि हाँ संजय लीला भंसाली जी आज जैसे बना रहे हैं, बिल्कुल मैम, उतनी भीड़ क्राउड को लेकर, वैसा आपने उस समय किया। जी मैम, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। थैंक यू सो। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, बताइए क्या क्या दिक्कत हुई आपको? क्या क्या झेला आपने? थोड़ा सा रिलीजन्स के हिसाब से मैं बता दूं जी कि एक दिन हम घाट पे शूट कर रहे थे जी, तो हमें तो पता नहीं चलता ना, हम तो हमारे नीचे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट करते थे, कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरा सबको बुलाना करना वगैरह, सामान मंगवाना। तो किसका किससे क्या प्रॉब्लम था हमें नहीं मालूम। तो हम शूटिंग कर रहे थे घाट के ऊपर जी, और ऑब्वियसली हम हिंदू हैं, हमें पता है कि घाट के ऊपर कुछ गलत चीज नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज। वैसे भी हमारे खाने में नॉनवेज बहुत कम रहता ही नहीं था, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, और हमने सबको बोला था जिसे नॉनवेज खाना है वो अपने पैसे से बाहर जाके खाएगा, मैं खाली वेज खाना बनवाऊंगी जी। तो अच्छा। हमारे यहाँ सिर्फ वेज ही बनता था। अच्छा। तो जब घाट पे हम शूट कर रहे थे, हमारा एक सॉन्ग था करवा चौथ का, तो किसी ने क्या किया कि ऐसी अफवाह फैला दी, हमने मंचूरियन बनवाया था जी, तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि इनके यहाँ तो चिकन मंचूरियन बनाए। अच्छा। अब भाई पूरे पंडे आ गए, बड़े बड़े सब आके खड़े हो गए चारों तरफ से जी। शूटिंग रोक दी गई। तो हमने बोला हुआ क्या? तब मेरे पास बात है कि प्रोड्यूसर को बुलाइए। तो मैं आई, मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले कि आपके यहाँ तो नॉनवेज बन रहा है, आपको तो घाट से धक्का देके निकाला जाएगा ऐसा। मैंने कहा यार 1 मिनट, ये गलत बात है। पहली बात मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है कि मेरे भगवान के क्या मुझे माने रखने हैं। मैंने कहा लाइए कौन सा नॉनवेज बनाए। जो मंचूरियन था वो लाया गया, बोले चिकन मंचूरियन बनाए। मैंने बोला अच्छा जी, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। इतनी क्राउड के सामने मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं सबको शांत कर पाऊंगी, इतना हंगामा हो गया था। मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। मैंने खाया, चिकन था ही नहीं, मंचूरियन था। क्योंकि हमें फिल्म रोकने के लिए, परेशान करने के लिए ये काम किया गया था। ओहो। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए जी। तो 3 घंटे में जो धूप होती है वो चली गई जी। मुझे वही सेट दोबारा लगाना पड़ा दूसरे दिन, पैसे ज्यादा खर्चे हो गए। फिर हमने वहाँ पे बनारस और बनारस के थोड़ा आगे का जो एरिया था वहाँ पे शूट रखी थी। इतना मजा था कि पूरे बनारस की होटल्स हमने बुक की थी, पूरी गाड़ियां हमने बुक की थी, बहुत बड़ी। तो ट्रैवल करते रहते थे उस समय। और जो मैंने कल्चर जो है इस फिल्म से देखा जी, क्योंकि मैंने अपने बचपन से तो राजस्थान या यूपी वगैरह इतना घूमी नहीं थी जी। जब मैं यहाँ पे गई तब मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी और मैंने उसमें बात करना सीखा। मैंने इतना देखा कि लोग सीधे होते हैं, उन्हें भड़काया जाए तो वो भड़कते हैं जी। गांव के लोग वो सीधे साधे होते हैं, पर आप उनको भड़काएंगे तो वो भड़क जाते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जी। तो इस तरह फिर बहुत ही कहानी है फिर इस तरह से मतलब परेश जी का आना, फिर नाना जी का होना, फिर दोनों में सीन के अलावा भी टकराव होना। अच्छा। और इतनी बड़ी कास्ट, जो नए लोग थे वो 2-2 हजार का क्राउड होना। आपका भी उसमें रोल है? हाँ, मेरा भी। एक्चुअली लंबी कहानी मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि मेरी ऑडियंस खराब हो जाएंगे, उनको लगेगा कि क्या हो रहा है। बट मैं इतना जरूर बताऊंगी कि जो मैं रोल करना चाहती थी मुझे वो अपनी फिल्म में रोल नहीं करने दिया गया। अच्छा। ये कहा गया कि आप नहीं करोगी। मैंने कहा अच्छा जी, मेरी फिल्म मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल सकते हो? फिर मैंने कहा नहीं, घर में तो मैं रहूंगी। हाँ। चाहे आप जो कर लो मेरे साथ। अच्छा। मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। तो जी मैंने फिर वो जो रोल मैंने किया जी। बट आई लव, मैं एक्टर हूँ, मुझे आप कोई भी रोल दे दो, मैं उस रोल में परफेक्ट हूँ। हाँ, वो तो आप मुझे झुटला नहीं सकते ना, आपको मेरी शख्सियत को मानना ही पड़ेगा। तो फिर वहां पे आयशा आई, उसके बाद दूसरी शर्बानी आई और फिर हमने वो फिल्म किया। उसमें एक गाना भी हमने, नाना पाटेकर के छोटे भाई की पत्नी का आपने हाँ, निर्मल जी की बीवी का रोल, निर्मल पांडे की वाइफ, निर्मल पांडे की वाइफ का रोल मैंने किया। और हम तीनों के ऊपर गाना था। और एक सॉन्ग जो है मैंने नाना जी के साथ उसमें गाया है जी। जो नाना जी ने बहुत एकदम नॉर्मल सा गाना गाया था क्योंकि हमको बहुत रिलेवेंट ऐसे चाहिए था जो नेचुरल अपनी लाइफ में करते हैं जी। तो वैसा वो सॉन्ग उन्होंने गाया था, तो उनके साथ मैंने वो सॉन्ग भी गाया था। तो चलिए ये गीत यहाँ सुनते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
सुन मोरी रानी तोरी जवानी, सुन मेरी रानी तोरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी, सजना मोहे काहे सताए। मोरी तो फसल पक गई, ये ससुरी वैसी का वैसी गदराई जवान है। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। आज मुझसे आंख लिपट जा, आज रुत है बड़ी सुहानी, आंख तोरी है मस्तानी, बाकी दुनिया पानी पानी। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। अरे तोहरी कोनो जुड़वा बहन भी है का? कहाँ गई ससुरी? जो होगा उसको होने दे, जो रोता उसको रोने दे। क्या हुआ है? जो होगा उसको होने दे, जो रोता उसको रोने दे। तू मुस्का दे मोरी रानी, मुँह पे कर दे मेहरबानी, बाकी दुनिया पानी पानी। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। देख देख ये लहरें कांप रही है, सारी दुनिया नाच रही है। देख ये लहरें कांप रही है, सारी दुनिया नाच रही है। आजा लूटल मुझको रानी, चुनर ओढ़ के धानी धानी, बाकी दुनिया। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। अरे गाने से गले में बड़ी गुदगुदी होते है। सजना ऐसे काहे सताए, होश मेरे काहे उड़ाए। सजना ऐसे काहे सताए, होश मेरे काहे उड़ाए। मैं तो तेरी हूँ दीवानी, मुझ पे कर तू मेहरबानी, होगी दुनिया पानी पानी। हाँ, तोरी ये हिम्मत मोरे सामने बोली, चलो ये भी ठीक है। याओ सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में पूनम झावा जी से, जिन्होंने बहुत सारे एल्बम निकाले, रोल किया, भूमिकाएं अदा की और बहुत जीवंत भूमिकाएं की, जिससे कि आप सब अभी भी याद रखते हैं। ये जो आज फिल्म में, जैसे आपने, जाहिर है कि आपने बहुत स्थानीय कलाकारों को लिया होगा, लोकल कलाकार होंगे, क्योंकि 2000 जैसे आप बता रही हैं तो सब मुंबई से तो नहीं गए होंगे, तो उनका क्या अनुभव था आपका? पहली बार आपने जैसे किया, वहां पर बता रही हैं आपकी ना कि गांव के लोग हैं, भड़का दिया जाता है तो भड़क जाते हैं। भाई जाहिर है भीड़ है, तो भीड़ तो बस भेड़ चाल चलती है कहते हैं ना। तो उन्हें कोई तो लीड करने वाला हो, चाहिए ही चाहिए। तो किस तरह से आपने संभाला सब कुछ?
मैं रियल प्रोड्यूसर थी, क्योंकि मैं हर चीज को खुद अपने हाथों से करती थी जी। और मैंने अपने आप से लोगों को संभाला है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। और इसी में मैंने एक बहुत बड़ा सॉन्ग दिया था राखी सावंत को, टपकी जाए जलेबी जी। रस की। वो राखी सावंत का पहला आइटम नंबर था जी जी। जो हमने इस फिल्म में आंच में दिया था और बड़ा हिट हुआ था वो गाना। तो फिर हमने क्या किया कि जब बहुत अच्छी भी यादें हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें तो आती हैं जी। और वही आपको चीज सिखा के जाती है कि आपको जिंदगी में आगे कहाँ बढ़ना है। तो सेट के ऊपर जब हम जाते थे, मतलब फिर मेरा रोल नहीं होता था, तो मैं एक नॉर्मल सेट के ऊपर लड़की की तरह लोगों से बात करती थी, तो लोगों को समझाती थी और उनको मैनेज करती थी। तो लोगों को ये समझ में आ गया, नहीं हम बहुत सीधे साधे लोग हैं और हम फिल्मी एटीट्यूड वाले लोग नहीं हैं। मैंने उनसे एक बार ये कहा, जब वो हंगामा मच रहा था, मैंने कहा ये फिल्म आपके ऊपर बन रही है, आपके कल्चर के ऊपर बन रही है, आपके घरों की कहानी हम बना रहे हैं, जैसा आप रहते हैं हम वैसे ही रह रहे हैं। फिर आप ऊपर हंगामा करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। जी। तो यूपी सब्सिडी थी उस वक्त, मेरी जी। फिल्म को सब्सिडी भी मिली है उस वक्त। तो फिर जाके उनको समझ में आया कि नहीं यार ये तो जेन्युइन लोग हैं। फिर हमें परेशान करना उन्होंने बंद किया। फिर 2-2 हजार का क्राउड होता था, फिर उन्हें हम प्यार मोहब्बत से बातें कर लेते थे। फिर ऐसा हो गया था कि माहौल एक ही फैमिली के सारे लोग हैं, मस्ती मजाक, कभी हम माइक से उनके साथ मस्ती मजाक करते थे, कभी हम अपने हाथों से उनको पूरी सब्जी भाजी बांटते थे। क्या बात है। तो वो फिर पब्लिक को मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया। तो बस फिर वही बात आती है कि अगर एक लड़की या महिला चाहे तो हाँ, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ना? वेल डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम था। आज जी। फिल्म आपने जो बनाई इतनी बड़ी कास्ट को लेकर, और वो भी अपने शहर से दूर जाकर बनाना, जी। लेकिन वही पूनम झंवर को तब बताता है कि हाँ आप 4 फिल्म भी फ्लोर पर एक साथ कर सकती हैं, है ना? बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपने बहुत सारे और म्यूजिक वीडियोस तो आप बनाती ही रहती जी हैं। जी। फिर उसके बाद आप क्या बताना चाहती हैं? एक और आपकी फिल्म आई थी, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड में तो आप वाकई ओ माय गॉड लगी थी, है ना? थैंक यू सो मच। तो ओ माय गॉड बहुत अच्छी आपने उसमें जो आपको भूमिका मिली थी, जी, बहुत अच्छे से आपने उसको निभाया। जी, वाकई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसकी भी अपनी एक कहानी है। हाँ, मेरी जरूर। हर फिल्म की अपनी कहानी है एक है। जरूर जरूर। इस फिल्म में क्या हो गया कि सिंस परेश जी के साथ ऐसी कहानी है कि मेरे घर में एक चोरी हुई, ठीक है? अच्छा। मेरा ड्राइवर था, वो मेरे बैग में से 5 लाख रुपए लेके भाग गया। उसकी जो न्यूज है वो कौन से एक पेपर के ऊपर फ्रंट पे छपी थी। तो जो हमारे डायरेक्टर थे वो मेरा फोटोग्राफ देखा, तो वो फोटोग्राफ देखने के बाद उन्होंने बोला यार इनकी जो फेस है, ऑरा जो है और आईज जो है वो मुझे बड़े पसंद हैं, क्योंकि ये अपना जो गोपी माँ का जो रोल है वो उस पर बहुत फिट होती है। ये मुझे उन्होंने बाद में बताया। अच्छा। तब मुझे फोन आया तो बोलने लगे कि ऐसा ऐसा है, एक वो साधु बनना है और आपको पता है, जब मैं पहले से बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसी फिल्में नहीं करनी जिसमें हाँ, कुछ साधु पता ही नहीं बनना कि क्या साधु बनना है। तो मैंने कहा अच्छा जी, मतलब अब मेरे इतने दिन आ गए कि मैं साधु वाला रोल कर लूं। मैंने कहा जी मेरे को तो नहीं करना। बोले नहीं आप आओ तो सही। अब वो बेचारे परेशान है कि ये आ ही नहीं रही है। मैं 3 दिन तक नहीं गई। और वो भी फिल्म के लिए, वो कोई भी किसी फिल्म को के लिए प्रस्ताव दे और मना कर दे, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात। आप सोचो, अगर कोई आपको सिंपली बोले कि पूनम जी आपको एक साधु का रोल करना है, साध्वी का रोल करना है, आप आओ। सोचा नहीं था कि कैसी फिल्म बन रही है, कितनी हाँ, बड़ी लेकिन फिल्म है। पूनम जी वैसे हाँ। यहाँ पर मैं इसलिए रोकना चाह रही हूँ कि अगर किसी को भी बोलेंगे साध्वी का तो भी लोग चले जाएंगे, लेकिन आप ही थी कि आप नहीं गई, है ना? मेरी एक आदत है, मैं ना पहले कह देती हूँ। और जाहिर है कि आप जो चुनाव करती हैं वो बड़ा सोच समझ के करती हैं, इसलिए भी। तो ये चलिए है। ठीक है। तो फिर परेश जी का मुझे फोन आया। जी। तेरे को कोई फोन आया है? मैंने कहा हाँ जी परेश जी, ऐसे ऐसे मुझे एक फोन आया है साध्वी का रोल का। अरे तो फिर जा क्यों नहीं रही है इसी अच्छा। तरह। मैंने कहा क्या करने जाना है? बोलते अरे अपनी फिल्म है भाई, तू अच्छा। जाके टेस्ट तो देख के आ। हम्म। तब मुझे लगा कि हाँ अच्छा सही लोग हैं। हाँ। तो मैं गई और आपको बिलीव नहीं है, टेस्ट दिया, उसी का उसी वक्त वही लुक में उन्होंने लिया और वहीं का वहीं वो फाइनल हो गया। जी। बिकॉज ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कैरेक्टर मेरे लिए ही बना बनाया था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं वो कर लूंगी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कौन राधे माँ है और कौन है, जी ना तो मैंने उनको कभी देखा था। जी। तो मैंने वो टेस्ट दिया और उसमें ओके हो गया। बाद में पता चला कि इसमें सारे इतने बड़े बड़े एक्टर हैं और फिल्म जी। बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। तब मैंने कहा यार मैं क्या गलती कर रही थी, मुझे आ जाना चाहिए था। ऐसा होता है मेरे साथ। जी। अब जब आपके लिए कोई भी फैक्टर वाव फैक्टर नहीं है तो जाहिर है मिथुन चक्रवर्ती के संग भी आपने काम किया तो आपने ऐसे ही कर लिया होगा। हाँ, ऐसे ही कर लिया। मतलब ये जो रोल है जी। जब मैंने एंट्री करी, पहले साड़ी पहन के, मिथुन दा दूर बैठे थे, दूर से देख लिया कि ये कौन लड़की है, इतनी भव्य पर्सनालिटी की है कौन, कोई नई लड़की है क्या? जी। तो सबने बोला नहीं ये तो पूनम जी है, क्योंकि लुक
आई वॉज नॉट रेडी, मतलब बहुत सारी फिल्में मैंने की नहीं, तो मैं हर वक्त मैं नहीं लगती हूँ लोगों को, क्योंकि थोड़े गैप के बाद आती हूँ। हाँ। तो फिर मैंने उनसे मुलाकात की, जी मैं हूँ पूनम झावर और मैं आपके साथ, ये रोल मेरा इसमें है। बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छी कास्टिंग हुई। शूटिंग के वक्त भी, मतलब OMG की जब शूटिंग मैंने की है ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी फिल्म में हुई है। कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज सो नाइस, एवरी एक्टर वॉज सो नाइस। हर एक को ऐसा लग रहा था कि बस प्यार मोहब्बत में ये फिल्म बनी है। तो ये सबसे अच्छी मेरी जो यादें हैं वो मेरी OMG की है, बहुत OMG की है। जी अच्छा जी। झटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी बुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। झटके मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी बुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे तुम निकले या तुम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। रंगी तेरा बड़ा चर्चा, तेरा कितना अतरंगी। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना। आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो, आज धुन की में तेरी धुन होंगे हम तो। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना।
आप सुन रहे थे अभिनेत्री, गायिका, मॉडल और फिल्म निर्माता पूनम झांवर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवड़कर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब इजाजत दीजिए। अपना बॉम्बे टॉकीज।